नमस्कार दोस्तों, आज चैती दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर तथा रमज़ान के पाक महीने में मैं अमित कुमार अमित स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज के क्लास की शुरुआत संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस कथन से शुरू करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों, इस कथन से हम यह सीखते हैं कि शिक्षा किसी उम्र की मोहताज नहीं और शिक्षा के लिए आज बहुत ज़्यादा संसाधन की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए आज हम लोग आगे की शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा और सीखा कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, और हम उसका जवाब ढूंढे तो पाए कि हमें पढ़कर अपनी उन्नति करना है और अपनी उन्नति के माध्यम से ही देश की उन्नति करना है। यही हमारा संविधान सिखाता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हुए दोस्त, आज हम लोग अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे और हमें पढ़ना क्या है। हाँ दोस्त, एक बात उससे पहले कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने से पहले खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। आज देखने में यह आ रहा है कि लोग अपने पर विश्वास कम करते हैं और दूसरे के कहे सुने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे, अगर आज नहीं तो कल आप खुद को वहीं पर पाएंगे, वैसा ही हो जाएंगे। तो हमेशा अपने पर विश्वास कीजिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए और कोई दूसरा व्यक्ति जो कर सकता है, आप में तनिक भी उससे कम क्षमता नहीं है। आप भी दोस्त सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपने पर विश्वास बनाए रखिए। मेरा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग यह जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, अर्थात हमारा टारगेट क्या है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम किस मेथड का, किस माध्यम का यूज करेंगे। तो हमारे पास 3 टारगेट भी है और उसको अचीव करने का 3 माध्यम भी है। हम पहले उसका चर्चा कर लें दोस्त। पहला टारगेट कि हम जिस टॉपिक को भी पढ़ेंगे उसे समझ कर पढ़ेंगे, अर्थात कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। अर्थात हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कॉन्सेप्ट की, अर्थात समझ की। उसके बाद हम जिस टॉपिक को समझेंगे उस पर आधारित फैक्ट को भी याद कर लेंगे, अर्थात दूसरा चीज़ फैक्ट्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम में हमको फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और जहां मेंस है, जैसे बीपीएससी का मेंस लिखना हो तो बिना कंसेप्ट के हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हम रेलवे, एसएससी, पुलिस, दरोगा, बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में क्या सिर्फ हम फैक्ट से काम चला सकते हैं? नहीं दोस्त, फैक्ट्स इतना ज़्यादा है कि हम सिर्फ इसको अधिक से अधिक समय तक रट के रख ही नहीं सकते हैं। इसको कंसेप्ट का सहारा देना होगा, अर्थात कंसेप्ट वह जाल है जिसमें फैक्ट्स रूपी मछलियाँ फंसती चली जाएंगी। और जब ये दोनों काम हम लोग कर लेंगे तो हम लोग तीसरा जो काम करेंगे वो है प्रैक्टिस का। तो जब हम कंसेप्ट रूपी जाल में फैक्ट्स रूपी मछलियाँ को
हंसा लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का प्रैक्टिस करके देखेंगे क्या उस पर आधारित हम क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। इस प्रकार हमारी तैयारी धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएगी। और जब हम कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को समझकर फैक्ट्स को आत्मसात कर लेंगे, उसके बाद हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में मदद करेगा, जिससे हमारी गलतियां कम होगी और परीक्षा में दिए गए समय के अंदर ही हम अपने अधिक से अधिक क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो ये हुआ कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। हमने आपके लिए क्या सोचा है इस तीनों टारगेट को पूरा करने का तरीका। तो दोस्त, हमने कंसेप्ट सिखाने के लिए जो मेथड सोचा है उसका नाम है स्टोरी मेथड। यह स्टोरी मेथड क्या है, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं दोस्त। एक, जैसे घर में दादी नानी या बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं और आपको उस कहानी में इंटरेस्ट होता है, मैं भी आपको कहानी सुनाऊंगा, बशर्ते आप ध्यान से उस कहानी को सुनेंगे और बोर्ड पर लिखे हुए फैक्ट्स पर भी नज़र गड़ाए हुए रखेंगे। अगर हम दोनों का साथ रहा तो हम लोग बहुत आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो एक तो कहानी के माध्यम से। दूसरा दोस्त, मैं कहानी बताते बताते कई रेखा चित्र का प्रयोग करूँगा। इससे क्या होगा कि जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं या मोबाइल पर ही यूट्यूब पर अगर मूवी देख रहे हैं तो आपको सेम फीलिंग आएगी। दोस्त, एक निवेदन मेरा आप लोग से हमेशा रहेगा कि जब भी मेरे वीडियो को देखें तो कभी ये सोच कर ना देखें कि सर आज जीएस का कोई टॉपिक पढ़ाएंगे और हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्त, मेरी बात को मानिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप ये सोचिए कि देखते हैं कि आज सर कौन सा कहानी सुनाते हैं, चलते हैं सर का कहा, मन नहीं लग रहा सर का कहानी सुन लेते हैं। दोस्त, बस यही फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए और देखिए सर पढ़ाई कितना आसान हो जाता है। तो मैंने कहा मैं आपको ये सारी चीज़ें पर कमांड स्टोरी के माध्यम से करवाऊंगा, ठीक। और उसके बाद मैं इसे दो अन्य चीज़ों से भी जोड़ूंगा। एक लुसेंट की बुक और दूसरा करेंट अफेयर। जब हम स्टोरी के माध्यम से कंसेप्ट और फैक्ट्स को समझ लेंगे तो दोस्त, ये लुसेंट की जो बुक है इसे जीएस की दुनिया का बाइबल कहा जाता है। चाहे ग्रुप डी सी की तैयारी करने वाले बच्चे हों या बीपीएससी यूपीएससी जेपीएससी यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी करने वाले बच्चे हों, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके रूम में लुसेंट न होगा। तो हम लोग इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे दोस्त। हम लुसेंट के माध्यम से अपने आप को भी परख सकते हैं कि क्या जो हमने स्टोरी सीखी, जो हमने कंसेप्ट सीखा, जो हमने फैक्ट्स याद किया, क्या वो हमको लुसेंट को समझने में मदद कर रहा है कि नहीं। और विश्वास रखिए दोस्त, मेरे स्टोरी सुनाने के बाद, मेरा कंसेप्ट सिखाने के बाद आपको लुसेंट पर आसानी से कमांड हो जाएगा। और दोस्त, ये जो करेंट अफेयर है जो बहुत लोगों को टफ लगता है, इसलिए टफ लगता है क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो दोस्त आप कहेगा रटना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें जान रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, वो उनका काम क्या है, तो आपका करेंट अफेयर से जुड़ता क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेगा। जितना आप कंसेप्ट जानते हैं उसके सामने ये बहुत ही आसान लगेगा। और आप जानते हैं कि आज के एग्ज़ाम में करंट अफेयर का कितना अधिक महत्व है। तो दोस्त, हम लोग बस शॉर्ट में यही मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी सीखते सीखते हम लोग लुसेंट और करंट अफेयर इस पर भी पकड़ बना लेंगे और लास्ट में बस हम प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए दोस्त, कैसे आपको जीएस हलवा हो जाता है, कितनी आसानी से आप जीएस को सीख लेते हैं। तो दोस्त,
आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा और स्टोरी सुनाने के बाद मैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर आप उस प्रश्न का आंसर कमेंट में दे रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप हमारे साथ हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो आप मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस मेथड के लिए सर बहुत मेहनत करता हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा जिसको पढ़ाई से डर लग रहा हो, पढ़ाई से भाग रहा हो, सबको पढ़ाई आसान लगने लगे। तो मैं अपना काम बहुत मेहनत से करता हूँ दोस्त। आप भी अगर थोड़ा सा भी मेरा साथ दे, अर्थात मेरे माध्यम से अपना साथ दे दोस्त, तो आपको पढ़ाई जीएस बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्त चलते हैं एक स्टोरी की ओर। दोस्तों, मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन एंड विसेज ऑफ टुनटुन बाबू। अर्थात इस कहानी के बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं टुनटुन बाबू। उनके परिचय के बारे में और उनकी इच्छाओं के बारे में ये कहानी है। दोस्त, आप टुनटुन बाबू और उनका पुत्र छोटू, ये दोनों पात्र के माध्यम से इस कहानी को सुनेंगे। लेकिन आप इस कहानी में अपने आप को महसूस कीजिए दोस्त कि ये कहानी आपकी है। आप लड़का हो या लड़की हो, ये कहानी आपकी है और आपके पिताजी की है। तो आपके पिताजी का परिचय इसमें क्या है और आपके पिताजी चाहते क्या हैं, इसी कहानी का वर्णन है इसमें। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। शीर्षक है यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन एंड विसेज ऑफ टुनटुन बाबू। ध्यान से सुनेंगे दोस्त, गौर कीजिएगा। यहाँ है आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान, और आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी मीन्स होता है परिचय। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग को आई कार्ड दिया गया होगा दोस्त, जिसको आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। वह स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होगा या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड होगा, या हो सकता है सुनने वाले बहुत से दोस्त किसी न किसी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में कार्य कर रहे होंगे, तो उस ऑफिस का भी उनके पास आई कार्ड होगा। और एक और आई कार्ड जिसको आप वोटर आई कार्ड कहते हैं। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो सभी भारतीय नागरिकों का वोटर आई कार्ड बनता है, जिससे वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सब आई कार्ड का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो है यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, अर्थात वह पहचान जो आपके देश तक ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड का परिचय करवाती है। तो दोस्त गौर से सुनेंगे और समझेंगे। आप ही के जैसा एक बच्चा है जिसका नाम है छोटू। वह टुनटुन बाबू का लड़का है और वह अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा है। कहाँ रह रहा है दोस्त? दिल्ली में रह रहा है। उद्देश्य पढ़ाई करना, अच्छी शिक्षा हासिल करना। तो वह बच्चा जिसका नाम छोटू है अपने परिवार के साथ रह रहा है, प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी उसको स्कूल छोड़ने गई और बोली कि बेटा आज छुट्टी के टाइम में मुझे कुछ काम है, तुम खुद घर चला जाएगा। बच्चा बोला क्यों नहीं मम्मी, बगल में तो घर है, मैं चला जाऊंगा। छुट्टी हुई, बच्चा घर की ओर निकला। दुर्भाग्यवश घर जाने वाले रास्ते को न पकड़ वह अपने पथ से भटक गया और दूसरी ओर जाने लगा।
और उसी समय बारिश होने लगती है और बच्चा रोने लगता है। उसे लग रहा था कि हम कुछ ही देर में अपना घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह दूर निकलता चला गया और रोने लगा। संजोग की बात है कि एक सज्जन की नज़र उस बच्चे पर पड़ी और वो दूसरे व्यक्ति से बोले, अरे अरे, इस बच्चे को तो मैं पहचानता हूँ। दूसरा व्यक्ति ने पूछा, ये बच्चा कौन है? इस पर उस सज्जन पुरुष ने कहा, ये तो टुनटुन बाबू का बेटा है। दूसरे व्यक्ति ने उनसे पूछा, कौन टुनटुन बाबू? इस पर पहले व्यक्ति ने कहा कि वही टुनटुन बाबू हैं जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं, दरभंगा प्रमंडल के रहने वाले हैं, समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, और समस्तीपुर जिला में ही एक रोसड़ा नाम का अनुमंडल है जिसमें कि वारिसनगर नाम का एक प्रखंड है, और उस प्रखंड में डरसुर नाम के पंचायत में एक रामपुर नाम का गांव है। उसी गांव के रहने वाले हैं टुनटुन बाबू। इनके पिताजी मुखिया थे और इतने अच्छे मुखिया थे कि वो अपने समय में पूरा इलाका में फेमस थे। कोई भी व्यक्ति उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। उन्हीं के लड़का हैं टुनटुन बाबू और वही मुखिया जी के पोता हुए ये छोटू। तो दोस्त, इस प्रकार पहले सज्जन व्यक्ति ने दूसरे सज्जन व्यक्ति को छोटू का परिचय करवाया और टुनटुन बाबू का भी। उसके बाद उस बच्चे को ले जाके उसके घर छोड़ दिया गया। फिर दोनों व्यक्ति छोटू को उसके घर पहुंचाने के बाद लौटने लगे। तो वो दोनों व्यक्ति भी समस्तीपुर के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने फिर चर्चा छेड़ दी कि आपने क्या बताया था, टुनटुन बाबू कहाँ के रहने वाले हैं, तो और वो छोटू किस परिवार से बिलोंग करता है। तब पहले व्यक्ति ने फिर से दूसरे व्यक्ति को बताया कि जो टुनटुन बाबू हैं, टुनटुन बाबू का जो पूरा परिवार है वह रामपुर गांव में रहता है। किस गांव में रहता है? रामपुर गांव में रहता है। उनके पंचायत का नाम डरसुर है। उनके प्रखंड का नाम वारिसनगर है। उनके अनुमंडल का नाम हसनपुर है और उनके जिला का नाम समस्तीपुर है और उनके प्रमंडल का नाम दरभंगा है। इस प्रकार टुनटुन बाबू का परिचय देने के बाद पहले सज्जन व्यक्ति ने उनकी इच्छा के बारे में भी दूसरे सज्जन व्यक्ति को बताया कि टुनटुन बाबू चाहते हैं कि उनका बच्चा जो छोटू है वह पहले तो दिल्ली के स्कूल में शिक्षा हासिल करे, उसके बाद अपने देश को छोड़कर वह महासागर के रास्ते, अब प्रश्न उठता है कौन सा महासागर, तो हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका महादेश के दक्षिण अफ्रीका देश में जाए और वहाँ से उच्च शिक्षा हासिल करे। दोस्त, हो सकता है मेरे बात से आपको कुछ टेक्निकल टर्म प्रतीत होता हो कि ये हिंद महासागर कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका कहाँ है। तो बस दोस्त, आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए, मैं सब चीज़ आपको मैप के माध्यम से ग्राफ बनाकर सब समझाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं दोस्त, तो ये अपना देश है भारत और ये है पूरा अफ्रीका महादेश, और इस अफ्रीका महादेश के सबसे नीचे में यहाँ दक्षिण अफ्रीका है। और जो टुनटुन बाबू
का इच्छा है कि इस दिल्ली से अपने बेटे छोटू को हायर एजुकेशन के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजना। यही इच्छा है टुनटुन बाबू की। क्यों, वो मैं बता रहा हूँ। वो चाहते हैं कि छोटू दक्षिण अफ्रीका जाए, वहाँ से हायर एजुकेशन हासिल करे, उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका की सहायता से, दोस्त वही ब्रिटेन जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया है, और वही अमेरिका जो आज विश्व शक्ति है, उन दोनों देशों के साथ मिलकर ऐसा काम करे कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाए। किससे प्रोटेक्ट हो जाए? आज हमको पता है दोस्त कि हमारी पृथ्वी प्रदूषण का शिकार है, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। कई वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं। तो टुनटुन बाबू भी बहुत दूर की सोच रखते हैं और चाहते हैं कि हमारा बेटा जो कि एशिया महादेश में रहता है, जिसने अफ्रीका महादेश में शिक्षा ग्रहण किया है, और जो यूरोप महादेश के ब्रिटेन से और अमेरिका महादेश के USA संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता लेकर पृथ्वी के लिए काम करे, और ऐसा काम करे कि पृथ्वी पर न तो किसी नक्षत्र का प्रभाव पड़े, न ही तारामंडल का प्रभाव पड़े, न किसी मंदाकिनी न आकाशगंगा, किसी भी ग्रह का, नक्षत्र का, राशि का, तारामंडल का, इस सब का कोई प्रभाव पृथ्वी पर न पड़े, और हमारा पृथ्वी जो है दुष्प्रभावों से मुक्त हो जाए, और हम अब शान से कह सकें कि हमारी पृथ्वी यूनिक पृथ्वी है, अनोखी पृथ्वी है। यही टुनटुन बाबू की इच्छा है। दोस्त, मैंने इस कहानी में जितने भी टर्म का प्रयोग किया है, मैं फिर से उस टर्म को रिपीट करूँगा, समझाऊँगा। आप इस कहानी को बार बार सुनें और इसमें प्रयोग किए हुए फैक्ट्स पर भी ध्यान दें। मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको बता देता हूँ कि टुनटुन बाबू रामपुर गांव के रहने वाले थे, डरसुर ग्राम पंचायत के रहने वाले थे, वारिसनगर प्रखंड के रहने वाले थे, हसनपुर अनुमंडल के रहने वाले थे, समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे, दरभंगा प्रमंडल के रहने वाले थे, बिहार राज्य के रहने वाले थे, भारत देश के रहने वाले थे, एशिया महादेश के रहने वाले थे, पृथ्वी ग्रह पर रहते थे। वही पृथ्वी ग्रह जो कि सौर मंडल का हिस्सा है, और सौर मंडल के परिवार में सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, जबकि पृथ्वी जैसी 8 सदस्य हैं। तो इस प्रकार टुनटुन बाबू भी इस सौर मंडल का हिस्सा हुए, और सौर मंडल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नक्षत्र के बारे में जानना पड़ता है, हमें तारामंडल के बारे में जानना होता है। हम उससे भी आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम लोग मंदाकिनी नाम के, जिसको कि इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा में आते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हम किस आकाशगंगा का हिस्सा हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम मिल्की वे अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा का हिस्सा हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में 1-2 नहीं 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और इस 100 अरब आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा का नाम मिल्की वे या मंदाकिनी है, और हम उसी मिल्की वे या मंदाकिनी का हिस्सा हैं। और ये सब मिलकर जितने चीज़ हमने पढ़ी हैं, सब मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोस्त, हमारा अस्तित्व तो कुछ ही समय पहले से है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड जो है 13.7 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया है।
तो हमने दोस्त कहानी अपने से शुरू, यहाँ आप खुद पर ले सकते हैं, अपने से शुरू की और ब्रह्मांड तक ले गए। लेकिन वास्तव में होता इसका उल्टा है दोस्त। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उससे आकाश गंगा और ये बढ़ते हुए फिर बाद में हम आए दोस्त। तो इस कहानी को और डिटेल में हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसको बेस मानिए दोस्त। यहीं से मैं हर चीज़ निकालता चला जाऊंगा, समझाता चला जाऊंगा। अगर मैं देश पकड़ूंगा तो पूरे भारत के बारे में बताऊंगा, अगर मैं राज्य पकड़ूंगा तो पूरे बिहार के बारे में बताऊंगा। तो दोस्त अब हम लोग इस क्लास को विराम देते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने वाले मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने इस क्लिप को बीच में सॉरी बोलने के लिए इंसर्ट किया है, क्योंकि मैं बोलने के दौरान और लिखने के दौरान एक जगह तालमेल नहीं बैठा पाया हूँ। उसी के सुधार के लिए एक जगह दोस्त जहाँ मैंने लिखा है कि हसनपुर अनुमंडल, लेकिन बोलने के दौरान मैंने हसनपुर के जगह रोसड़ा अनुमंडल का प्रयोग किया था। तो आप यहाँ पर रोसड़ा लिख लेंगे दोस्त। और यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्त, बोला था आइडेंटिफिकेशन, लेकिन गलती से यहाँ एन लिखा गया है दोस्त। तो एन को हटा लेंगे और आई को रहने देंगे, हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। दोस्त मैं यह क्लिप या मैं जो वीडियो बनाता हूँ वह किसी से कॉपी किया हुआ नहीं रहता है, ये मेरे कल्पना पर आधारित रहता है। किसी का एग्जाम्पल देकर उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि मैं कंटेंट को आपको समझा सकूं, विजुअलाइज करवा सकूं। अगर दोस्त मैं अपने प्रयास में सफल हो रहा हूं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर अपने दोस्तों में फैलाएं। और दोस्त वीडियो बनाने के दौरान जो गलती आपको महसूस हो रही होगी, जहां सुधार की आवश्यकता होगी, कृपया कर कमेंट में मुझे ज़रूर अवगत करवाएं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं अधिक से अधिक सुधार कर आपको और ज़्यादा लाभ पहुंचा सकूं। थैंक यू दोस्त।